क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके पार्टनर पे किसी ने काला जादू किया है, और एक काला जादू और एक साथ में कई जिंदगियां बर्बाद। अब आपको पता तो चल जाता है कि उस पे काला जादू हुआ है, पर आपको ये नहीं पता कि उससे बाहर कैसे निकलना है। आपको अब तक जो धोखा लग रहा था वो उसी के साथ की गई साजिश थी किसी तरह की, और अब आपका पार्टनर पूरी तरह से फंस चुका है उसमें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी और आप सुन रहे हैं हॉरर होस्ट। ये कहानी है गांव में रहने वाली गरीब लड़की कल्पना की, जो अब मुंबई आ चुकी है और 1 साल से एक अमीर औरत के घर में काम कर रही है। वो 24 घंटे के लिए वहां पे रह रही है और वहीं पे काम कर रही है। वो अपना घर छोड़कर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उस माँ बाप के रोज रोज के झगड़े देखकर कल्पना तंग आ चुकी थी। इसलिए वो चाहती थी कि वो वहां से निकल जाए और 4 पैसे भी कमा ले, खुद के पैरों पे खड़ी हो जाए। सब कुछ सही था, पर कभी कभी उसे अपनों की याद आती। उसे लगता कि काश कोई मेरा भी अपना होता। परिवार को उससे प्यार था, ऐसे वो बोलते तो थे, पर किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। सबको अपने पैसों की परवाह थी जो वो भेजती थी हर महीने अपने घर। कल्पना की जिंदगी नॉर्मल चल ही रही थी। अचानक एक दिन वो मार्केट जाती है और मार्केट से गुजरते हुए उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है और वो लड़का भी उसे देख रहा होता है। कल्पना अपनी आंखें झुका लेती है और कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन वो लड़का सामने से आके पूछता है, मेरा नाम संजय है और आपका नाम? ये सुन के कल्पना थोड़ी सी शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है। सेकेंड डे वापस से संजय आता है आगे से और बोलता है, आपने अपना नाम नहीं बताया। कल्पना अपना नाम बता देती है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मुलाकातों का सिलसिला चलता है। कल्पना खुश थी क्योंकि ये जो लड़का था संजय, दिखने में अच्छा भी था, चुलबुला सा था, और कुछ लोग होते हैं ना ऐसे ग्रुप में हेड, ऐसी पोजीशन होल्ड करने वाला। उसके और कई दोस्त थे जिनसे कल्पना मिल चुकी थी। सब बहुत ही अच्छे थे, सब बहुत ही बढ़िया चल रहा था। कल्पना को वीक में एक छुट्टी होती थी। ये दोनों दिन भर घूम रहे होते थे साथ में। अब ऐसा ही काफी समय बीत चुका था, 6-7 महीने हो चुके थे। संजय के मन में था कि कल्पना से शादी करे, पर कल्पना को डर था कि जो वो अपने घर में देख रही थी, अपने माता पिता की लड़ाइयाँ, वो चाहती थी कि वैसा कुछ ना हो, क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों के बीच में प्यार नहीं था। तो ये इससे ऐसा लग रहा था कि मैं जब भी शादी करूं उस लड़के को मुझसे बहुत ज्यादा प्यार हो ताकि रिश्ता अच्छा चले। कल्पना के मन में यही था। तो उसने बोला कि नहीं संजय, कुछ दिन और रुक जाते हैं, मैं और श्योर हो जाऊं, फिर हम शादी करेंगे। ऐसे ही दिन बीतते गए, साल बीतते गए। अब 3 साल बाद वापस से संजय ने प्रपोज किया शादी के लिए। अब कल्पना भी पहले से ज्यादा श्योर थी और वो समझ चुकी थी कि नहीं ठीक है, इस लड़के को मुझसे प्यार है और ये मेरे साथ अच्छे से रहेगा, क्योंकि संजय कल्पना का बहुत ध्यान रखता था। अब तक जो प्यार उसे नहीं मिला था, अचानक से वो बहुत सारी खुशियां उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। और अब संजय को जानते हुए 3 साल पूरे हो चुके थे। कल्पना को था कि ठीक है, अब कर सकते हैं शादी। पर ये दोनों को ही पता था कि इनके घर वाले नहीं मानने वाले, क्योंकि कल्पना साउथ इंडियन लड़की थी और संजय महाराष्ट्रियन। दोनों की कास्ट अलग थी, इसलिए शादी के लिए अगेंस्ट होंगे इन्हें पता था, क्योंकि संजय अपने घर का इकलौता बेटा था और कल्पना का तो बैकग्राउंड ही पूरा अलग था, तो शादी का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ये दोनों ने ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, हम मंदिर चलते हैं और मंदिर जाके ही शादी कर लेंगे। कल्पना और संजय के कुछ दोस्त सब मिलकर मंदिर जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी हो जाती है और अब कल्पना बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उसके पास एक घर होता है, एक प्यार करने वाला पति होता है और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। उसका सब कुछ इतना अच्छा चल रहा होता है, इतना अच्छा रिश्ता चल रहा होता है कि हर कोई मतलब उसको देख के शौक हो रहा होता है कि यार कितना प्यार करता है इसका पति इससे। वो दोनों का प्यार इतना गहरा था कि ये दोनों साथ में काम पर जाते थे, साथ में घर आते थे, आकर भी दोनों मिलके खाना बनाते थे। बहुत ज्यादा प्यार। संजय जो कि खुद एक गाड़ी का डीलर था, बहुत अच्छा पैसा कमाता था वो, और अपनी बीवी को भी उसने ऐसा रखा था रानी जैसा, क्योंकि उसके गले में हमेशा सोने के गहने, कान में, मतलब पूरी गहनों से लद दिया था उसको, इतना अच्छे से रखा था अपनी बीवी को। सब यही देख के हैरान थे कि यार कितना प्यार है दोनों के बीच में। पर कल्पना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जल्दी सबको नजर लगने वाली है किसी की। शादी के 2 साल बाद कल्पना प्रेग्नेंट रहती है और प्रेग्नेंट होते ही ये खबर संजय अपनी माँ को देता है
कॉल पर। वो अपनी माँ को कॉल करता है जो गांव में रहती है और उसे बताता है कि मम्मी कल्पना प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के अब उनका भी गुस्सा चला जाता है क्योंकि अब बच्चा आने वाला था, तो उनको भी अब जो पहले गुस्सा था कल्पना पे वो नहीं है। वो बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि कल्पना यहाँ आ जाए ताकि हम उसका पूरा ध्यान रख सके। वहाँ मुंबई में पता नहीं उसका ध्यान रख पाओगे नहीं रख पाओगे तुम ठीक से, मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ, डिलीवरी होने के बाद फिर तुम्हारे पास भेजती हूँ। पर कल्पना संजय को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी क्योंकि इतने साल बाद तो उसकी लाइफ में खुशियां आई थी और अब 5 साल पूरे हो चुके थे, 3 साल शादी से पहले और 2 साल शादी के बाद, 5 साल पूरे हो चुके थे जो कल्पना एक भी दिन संजय के बिना नहीं रही है। अब वो और नहीं रहना चाहती थी उसके बिना। पर डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा होता है, कल्पना को अब 7 मंथ लग चुका होता है और अब उससे काम भी नहीं हो रहा होता है ठीक से और अब उसको ऐसा चाहिए होता कि कोई उसका ध्यान दे सके। संजय वैसे ध्यान देता है पर वो पूरा ध्यान नहीं दे सकता ना उसको, क्योंकि बाहर का काम करके फिर घर पर आके करना पॉसिबल नहीं होता। तो अब कल्पना भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो ऐसा सोचती है कि ये 2 महीने और बच्चा होने के बाद 2 महीने, 4 महीनों में वापस आ जाऊंगी। वो ये सोचकर गाँव के लिए निकल जाती है, गाँव पहुंच जाती है। शुरू के महीनों में अच्छे से बात हो रही होती है संजय से उसकी कॉल पर धीरे धीरे कॉल का सिलसिला कम होते रहता है। कल्पना भी सोच में होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर फिर उसे लगता है कि नहीं काम में होगा, क्योंकि संजय का हमेशा यही बहाना हो कि वो अपने काम में बिजी है। कल्पना भी सोचती कि ठीक है हो सकता है बिजी होगा और अब उसको पता होता है कि अब जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, अब वो काम नहीं कर पाएगी काफी दिन तक, तो वो भी ठीक उसको लगता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब डिलीवरी का समय नजदीक आ चुका होता है, 2-4 दिन बचे होते हैं डिलीवरी में और कल्पना फिर से फोन करती है। इस बार संजय फोन ही नहीं उठा रहा होता है, तो कल्पना को ना ये बात बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है। उसे लगता है कि यार मैं इतना दर्द में हूँ और इतनी परेशानी में हूँ और ये मेरा कॉल भी नहीं पिकअप कर रहे। फाइनली डिलीवरी भी हो जाती है। अब 4 दिन से संजय ने कॉल नहीं उठाया रहता है, तो फिर ये बहुत परेशान हो रही होती है। चौथे दिन जब संजय फोन उठाता है तब उसे खबर मिलती है कि उसे बेटी हो चुकी है। वो बहुत ही खुश था, कल्पना भी खुश थी। अचानक से 1 हफ्ते बाद कल्पना फिर फोन करती है, पर इस बार फोन संजय नहीं उठाता, कोई और औरत उठाती है फोन। और जैसे ही कल्पना यहाँ से बोलती है कि आप कौन, तो औरत बोलती है मैं संजय की वाइफ। कल्पना के हाथ से इसका फोन छूट के गिर जाता है नीचे और वो चौंक जाती है और आंसू भी निकल आते हैं उसके। संजय की माँ ये सब सामने से देख रही होती है और वो बोलती क्या हुआ कल्पना, रो क्यों रही हो तुम, क्या हुआ बोलो। वो बोलती है मम्मी संजय ने शादी कर ली है। अब उनको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता है। वो अपने शहर के कुछ रिश्तेदारों को कॉल करती है और पूछती है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ संजय ने शादी की है सचमुच में। अब डिलीवरी होके 1 हफ्ता ही हुआ था, लेकिन कल्पना वहां रुकने के लिए तैयार नहीं थी। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, वो रो रो के परेशान थी। इसलिए कल्पना की सास ने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलके मुंबई आते हैं। वो मुंबई आती है और मुंबई वाले अपने उस छोटे से घर में जैसे ही कदम रखती है उसे कोई और औरत नजर आती है और वो शॉक थी ये देख के, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं रहता अपनी आंखों पर। और ये लड़की कोई और नहीं थी, संजय की दूर की मामा की लड़की थी। संजय की माँ जो अब तक गुस्से में थी कि पता नहीं कौन लड़की है, कैसे शादी कर सकती है ऐसे शादीशुदा मर्द से, सडनली उनके एक्सप्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता अब, क्योंकि वो वैसे भी कल्पना को अपनी बहू बोल के कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। वो तो बच्चे की वजह से उन्होंने एक्सेप्ट किया था, पर वो कहीं ना कहीं खुश थे कि अब उनकी बिरादरी की और उनके कास्ट की कोई लड़की उनकी बहू बनी। जो अब वो सोच के आए थे उन्होंने उसमें से एक लफ्ज भी नहीं बोला। कल्पना ये देख के शॉक भी थी और हैरान भी थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। और अब उसका सवाल था संजय से कि उसने ऐसा क्यों किया, और संजय का रिटर्न में रिप्लाई ये था कि वो मालती से प्यार करता है। कल्पना को इस बात का यकीन नहीं आया, क्योंकि 3 साल वेट किया था संजय ने कल्पना के लिए, और इतना प्यार था दोनों के बीच कि उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ कभी हो सकता है। पर एज यूजुअल लाइफ है, जो हम नहीं सोचते ना वही हो रहा होता है हमारे साथ। कल्पना गिड़गिड़ा रही होती है, रो रही होती है और एक ही सवाल पूछ रही होती है कि संजय मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। संजय बोलते हैं तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस मैं मालती से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसको छोड़ के एक दिन भी नहीं रह सकता।
मुझे पता है कि मैंने इतने महीने उसके बिना कैसे निकाले। ये सुनकर ना कल्पना बहुत शॉक थी। इतने महीने मतलब कितने महीनों से चल रहा था ये सब। अब कल्पना सोच रही थी कि मैं क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने न्यूबॉर्न बेटी को लेके उस मालती के सामने खड़ी हो गई और उस मालती के पैरों में उसने अपनी बच्ची को रख कर कहा कि मालती। अब कल्पना उस मालती की तरफ देख रही थी। ये मालती की शादी अभी 1 साल पहले टूटी थी। जिस लड़के से उसने शादी की थी उस लड़के को उसने ये बोलकर छोड़ दिया था कि ये गांव में रहता है, खेतीबाड़ी करता है और मैं ये सब नहीं करती और मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मुझे मुंबई का लड़का चाहिए। यही बोल के वो अपने पति को छोड़कर आई थी। मालती को देख के कल्पना के दिमाग में फ्लैशबैक आता है कि ये तो वही मालती है जो 1 साल पहले अपने पति को छोड़कर मुंबई आ चुकी थी। वो अपने पति को छोड़ने का उसका रीजन ये था कि वो गांव का लड़का है, वो वहां नहीं रहना चाहती थी, वो मुंबई के लड़के से शादी करना चाहती थी। और कल्पना कई बार उसके घर जा चुकी थी अपने पति के साथ। वो मालती के सामने जाती है अपनी 6 दिन की बच्ची को लेकर और उसके पैरों में बैठ जाती है, उसके पैरों में रख देती है अपनी बच्ची को। मालती पीछे हट जाती है। वो मालती से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करती है कि मालती तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, तुम्हारी शादी को भी काफी समय नहीं हुआ था और तुम्हें कोई बच्चा भी नहीं है, पर मालती मुझे कोई नहीं मिलेगा और तुम मुझसे यंग भी हो, प्लीज मेरा घर बर्बाद मत करो, इस बच्ची पे रहम कर लो, ये अभी दुनिया में आई है। मैं नहीं चाहती कि ये भी ऐसी फैमिली में बड़ी हो जिस फैमिली में मैं बड़ी हुई हूँ, प्लीज मालती छोड़ दो मेरे पति को। पर मालती अपने घमंड में चूर थी। वो उस बच्ची को लांग कर आगे निकल जाती है और बोलती है कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था ना, तुम्हें बहुत घमंड था कि संजय तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, लो छोड़ दिया तुम्हें संजय ने। कल्पना सुन के ये सब शॉक थी क्योंकि उसने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा था, पर शायद सबको ऐसा ही लग रहा था। अब मालती वहां से जाने लगी और उसने संजय से एक ही बात कही कि मैं जा रही हूँ अपने मायके, तुम आना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो और जब तक तुम दूसरा घर नहीं लेते तब तक मैं इसके साथ नहीं रहने वाली हूँ, ठीक है? तो तुम देख लेना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना तो तुम आ सकते हो, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मालती चली जाती है और पीछे कल्पना रोते रह जाती है। संजय से वो बार बार एक ही सवाल पूछ रही होती कि मेरे साथ ऐसा क्यों, पर संजय के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। सब कुछ ठीक था, रात होने को आई। संजय की माँ ने खाना बना दिया था सबके लिए। संजय खाना खा रहा था, संजय की माँ खाना खा रही थी, पर कल्पना के मुंह में एक निवाला तक नहीं जा रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो नहीं खाना चाहती थी। पर संजय की माँ ने कहा कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बच्चे को दूध नहीं आएगा। तो कल्पना भी खाना खाने लग जाती है। अचानक से वो संजय की तरफ देखती है। संजय के चेहरे पे अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। वो पूछती भी है कि क्या हुआ संजय? वो बोलता है कुछ नहीं, खाना हो जाता है, सब हो जाता है, बट संजय को अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कि पसीने छूट रहे होते हैं उसे, ठंडे अजीब भी हरकतें कर रहा होता है वो। और वो बोलता है कि मैं जाके आता हूँ बाहर, मैं जाके आता हूँ। और वो चला जाता है और नेक्स्ट डे सुबह वो घर आता है। कल्पना रात भर सोच रही थी कि क्या हुआ होगा। सुबह संजय घर आ जाता है, उसको पूछती है तो वो बोलते है कुछ नहीं हुआ था मुझे। संजय की माँ अब गाँव जाने वाली होती है सेकेंड डे की, बट कल्पना बोलती है कि नहीं मम्मी आप रुक जाइए थोड़ा सा। तो संजय की माँ भी रुक जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि कल्पना अभी फिलहाल दर्द में है और अभी जाना सही नहीं है, शायद वो बोल रही है नहीं, तो फिर रुक जाते हैं। कुछ दिनों के लिए वापस से संजय की माँ रुक जाती है। अब ये पैटर्न ना दोनों नोटिस कर रहे होते हैं। संजय दिन भर तो ठीक होता है, पर रात होते ही उसकी बेचैनियां बढ़ जाती है। वो अचानक से रात को उठ के निकल जाता है। अब कुछ दिन बीत चुके होते हैं। कल्पना को और संजय की माँ को दोनों को ये बात बहुत अजीब लग रही होती है। तो कल्पना बोलती है मम्मी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग में आ रही है। मुझे ना इस बात का यकीन था कि संजय मुझे कभी धोखा नहीं देगा, पर ऐसे कैसे हो गया मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जो लड़का मुझसे इतना प्यार करता था, मुझे ना इस चीज के पीछे कुछ और लग रहा है।
कुछ अलग, कुछ बड़ा। संजय की माँ बोलती है नोटिस तो मैंने भी किया ये बात कि संजय का बिहेवियर काफी बदल चुका है। और बोलती है कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये कुछ और है, ये प्यार नहीं है, किसी ने संजय पे काला जादू किया है। कल्पना को इस बात पे यकीन नहीं आता था ज्यादा, पर उसने अभी कुछ दिन में जो नोटिस किया है उसे भी ऐसा लग रहा था कि ये बात सच हो सकती है। संजय की माँ जो एक बाबा जी को जानती थी वहां पहुंच जाती है। वो संजय की फोटो दिखाती है और बताती है। वो बाबा बड़े पहुंचे हुए बाबा थे। वो संजय की फोटो देखते ही समझ चुके थे कि हाँ उस पर काला जादू हुआ है। और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काला जादू हुआ है जो रिवर्स करना या ठीक करना बहुत मुश्किल है। पर संजय की माँ को अब अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता और वो चाहती है कि नहीं, मैं कुछ तो कर सकूं उसके लिए। अब संजय की माँ और कल्पना दोनों कुछ बहाना बना के उस बाबा जी के पास लेके जाते हैं और बाबा जी संजय को कुछ पीने के लिए देते हैं। और जैसे ही वो संजय पीता है उसको उल्टियां होने लग जाती है और कुछ गंदी चीज बाहर आ रही होती है। संजय ने 4-5 उल्टी कर दी थी, बट उन्होंने बाबा जी ने यही एक ही बात बोली कि निकलना बहुत नामुमकिन है, बिकॉज अब ये जादू बहुत गहरा हो चुका है। ये जादू अभी नहीं किया गया है, इसे 1 साल के आसपास हो चुका है, जो अपना असर धीरे धीरे दिखा रहा था। अब ये जादू बहुत गहरा हो चुका है और अभी इसे हटाना नामुमकिन हो चुका है। ये सुन के कल्पना निराश हो चुकी थी। अब वो अपने लाइफ से हार चुकी थी। उन्होंने बाबा जी से एक ही बात पूछी, पर हुआ क्या है ऐसा कौन सा जादू है जो हटा नहीं पा रहे। बाबा जी ने कहा क्या आपने कभी मालती के घर पे चिकन खाते हुए देखा है संजय को? तो कल्पना बोलती है मैं तो गई उसके घर पे 2 बार, पर 2 बार मिठाई बना था घर पे, मुझे नहीं पता। आपके पति को चिकन के अंदर एक सुपारी मिलाकर दी गई है, जिस सुपारी को 7 दिन तक पीरियड्स के ब्लड में रखा गया था। और उससे किया हुआ काला जादू ऐसा काला जादू होता है जो जिस इंसान का वो पीरियड्स का ब्लड होता है उसके बिना वो दूसरा इंसान जिसने वो सुपारी खाई है वो जिंदा भी नहीं रह सकता है। अब ये सुन के कल्पना एकदम शॉक थी। जिंदा भी नहीं रह सकता है बोलते मतलब ये कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके पति को ठंडे पसीने छूट रहे होते हैं, वो उसके बिना बेचैन हो जाता है। उसने एक ऐसा काला जादू किया है जो उसके बिना वो रह ही नहीं सकता और रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है। उसके बिना रहना मतलब हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है। कल्पना हैरान थी ये सब सुन के और वो सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। उसे पता नहीं था कि ये काला जादू का असर है या पति का धोखा, पर वो संजय की जान जाते हुए तो नहीं देख सकती थी। तो उसने सोच लिया था कि मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, भले कुछ भी हो जाए। अब उसे पता था कि संजय के ऊपर काला जादू हुआ है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। और 1 साल पहले की उसे एक पुरानी चीज भी याद आई, जब कल्पना और संजय 2 बार उस मालती के घर खाना खाने जा चुके थे। दोनों बार मीठा बना हुआ था खाने में, तो फिर ये तब की बात तो नहीं है जब संजय को चिकन खिलाया गया था। हो सकता है ये बाद में कभी संजय अकेला गया हो और तब खाया हो। कल्पना घर आती है और संजय से पूछती है क्या तुमने कभी मालती के घर चिकन खाया है? तो संजय फटाक से बोलता है हाँ खाया और वो बहुत अच्छा बनाती है। और ये जो चमक थी चेहरे पे संजय के देख के कल्पना के चेहरे की चमक उड़ गई। जैसे संजय को समझ आया संजय नॉर्मल हो गया। संजय ने कुछ नहीं कहा, बोला कि हाँ मैंने खाया था। एक दिन मैं उस तरफ गया था तो वहीं पर मामी जी ने रोक लिया था कि खाना खा के जाना बोल के, तो फिर मैंने खाया था। अब कल्पना को पता चल चुका था कि बाबा जी वाली बात सच थी। उन्होंने सच कहा था कि संजय ने चिकन खाया है और उस चिकन में ही पीरियड्स की सुपारी मिलाकर खिलाया गया है उसे। काला जादू का कुछ ऐसा असर था कि वो असर कम होने वाला है नहीं, उसे ही पता था। और वो संजय को छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि संजय अब उसके लिए सब कुछ था, उसका घर, प्यार, पति और अब उसके बच्चे का पिता भी। कल्पना ने डिसाइड किया कि मैं इसके साथ ही रहूंगी। और उसे फिर से एक फ्लैशबैक आता है 1 साल पहले जब वो मालती के घर पहली बार गई थी। मालती बड़े ध्यान से कल्पना की तरफ देख रही थी, बड़े ध्यान से वो नोटिस कर रही थी कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। पर उस वक्त
कल्पना का ध्यान मालती की तरफ नहीं था ज्यादा। वो देख रही थी कि वो देख रही है, पर उसे नॉर्मल लग रहा था। वो तो सिंपैथी फील कर रही थी कि मालती की शादी टूट गई, पर आज उसी मालती ने कल्पना का घर बर्बाद कर दिया था। एक ऐसा वशीकरण जो कल्पना के लिए श्राप बन गया था। सारी जिंदगी अब कल्पना को उस श्राप के साथ बिताना था। श्राप अकेले रहने का, श्राप अपने पति को बांटने का, और श्राप वैसी ही जिंदगी का जो उसने बचपन में देखी थी। एक वशीकरण जिसने 3 जिंदगी एक साथ बर्बाद कर दी, कल्पना की, संजय की, और साथ में उस छोटी सी नन्ही सी जान की। सतर्क रहिए अपने आसपास के लोगों से। किसी को अपनी अच्छाई ना बताइए, ना अपने घर में होने वाली अच्छी चीजों के बारे में बताइए। पता नहीं कब किसकी नजर आप पे पड़ जाए और उसकी नजर लग जाए आपको। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही भयानक और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हो, सब्सक्राइब फॉर मोर। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। हॉरर होस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसी ही बेहतरीन कहानियां सुनने मिलेंगी। बाय।